अस्सलाम वालेकुम। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में 2 सोर्सेज को डिस्कस कर चुके हैं। जो 2 सोर्सेज हमने डिस्कस किया था वो था प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और सेकंड सोर्स जो हमने डिस्कस किया था वो था कोल। कोल में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो था इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, कोल है क्या, इसके टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसको यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है और कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है। ये ज़्यादा चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज चीज़ हमने डिस्कस करनी है ये है नेचुरल गैस। हेडिंग दे दो, नेचुरल गैस। अब इसके मुतालिक पास पेपर में अगर देखा जाए तो काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। वो कहता है डिफाइन नेचुरल गैस, डिफाइन नेचुरल गैस, या फिर इस तरह कह देता है व्हाट इज नेचुरल गैस एंड गिव इट्स यूजेस, एंड गिव इट्स यूजेस, और इसके इस्तेमालात भी लिखो। नेचुरल गैस क्या है और इसके इस्तेमालात लिखें। ये पास पेपर में क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है। तो सबसे पहली बात हमारे पास नेचुरल गैस क्या होती है। कहते हैं नेचुरल गैस, देखो जो है गैस उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैसे लो होता है। नेचुरल गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ, इज़ द मिक्सचर, या मुख्तलिफ चीज़ों का मिक्सचर होती है ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स सच एज, जिस तरह के हमारे पास चंद एक एग्जाम्पल हैं, सच एज मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। ये चंद एक हमारे पास एग्जाम्पल है। बेसिकली हमारे पास जो नेचुरल गैस होती है ना उसमें 85% मीथेन होती है। कितने परसेंट मीथेन होती है? 85% ऑलमोस्ट। तो ये नीचे मैं लिख भी देता हूँ, इसकी कंपोजिशन करके ना फिर हम हेडिंग बना के ये लिख लेते हैं। कंपोजिशन मतलब नेचुरल गैस में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। बेसिकली मैंने ऊपर बता दी, यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके हम लिख लेते हैं। नेचुरल गैस इज कंसिस्ट ऑफ या कंपोज्ड ऑफ, नेचुरल गैस इज कंपोज्ड ऑफ, नेचुरल गैस जो है ना ये कंपोज होती है, कंपोज्ड ऑफ, पहले नंबर पे 85%, ऑलमोस्ट 85% होती है 85% ऑफ मीथेन। इसमें 85% मीथेन होती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे इथेन होती है और थर्ड नंबर पे प्रोपेन होती है, और थोड़ी सी मिकदार में ब्यूटेन भी होती है, लेकिन ब्यूटेन इतनी खास नहीं होती। बस यहाँ तक। अच्छा, अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ रहे जो लाइटर के अंदर एक लिक्विड से डाला जाता है लाइटर के अंदर आग जलाने के लिए, उस लाइटर में वो लिक्विड बेसिकली होता कौन सा है? मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, कौन सी चीज़ होती है? याद रखिए वो ब्यूटेन होता है। वो क्या हमारे पास होता है? ब्यूटेन। अच्छा, अब नेचुरल गैस को हम इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं? कहाँ पे कर रहे हैं? यूजेस। बच्चा अगर इसके यूजेस देखे जाए तो सबसे पहले हम इसको घरों में खाना वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला यूज़, इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एट डोमेस्टिक लेवल, घरेलू सतह पर, पहली चीज़। इसके बाद इट इज़ यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, इट इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, इसको इस्तेमाल कर रहे थे किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ CNG। CNG का नाम सुना हुआ है आपने? CNG कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या मतलब इसका? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका हम नाम दे रहे थे CNG। इट इज़ यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन थर्मल पावर स्टेशन, इन पावर स्टेशंस, इसको पावर स्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, करंट पैदा करने के लिए इसको हम थर्मल पावर स्टेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लो जी, ये चंद के यूजेस हैं।
इसको याद रखिएगा। नेचुरल गैस सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। और सेम इस तरह व्हाट इज़ नेचुरल गैस एंड गिव इट्स यूजेस। अब इसके बाद लास्ट वाला हमारे पास जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो है हमारे पास पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम में हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले पेट्रोलियम होती कौन सी चीज़ है। पेट्रोलियम का एक और भी नाम देते हैं क्रूड ऑयल। क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल। अच्छा, मैं दो अल्फाज लिखता हूँ नेचुरल गैस के रेलेवेंट है। एक वर्ड होता है सुई गैस, एक वर्ड है नेचुरल गैस। इन दोनों में फ़र्क क्या है? हम जो नॉर्मली वर्ड इस्तेमाल करते हैं ये सुई गैस है, सही। वो सुई गैस में और नेचुरल गैस में क्या फ़र्क है? एनीवन? दोनों चीज़ सेम है। बेसिकली वो सुई गैस नहीं होती, वो नेचुरल गैस है। सुई गैस को सुई इसलिए कहते हैं क्योंकि SUI ये एक शहर का, जगह का नाम है। बलोचिस्तान के अंदर है ये जगह, ये उस जगह से निकलती है, उसके नाम के रेफरेंस से इसको हम नाम देना शुरू करते हैं सुई गैस, सही है। तो सुई गैस बेसिकली हर एक गैस जो आती है वो सुई गैस नहीं है, हर एक किस जगह से नहीं आ रही, सही। मुख्तलिफ ईरान से ली जा रही है। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ ममालिक जो गैस को सेल करते हैं थ्रू पाइप लाइन पाकिस्तान में आ रही है या इंडिया में जहाँ भी जा रही है, सही है। तो ज़रूरी नहीं हर एक गैस जो हमारे यहाँ पे आ रही है वो सुई के मुकाम से ही सारी की सारी गैस पैदा हुई है। तो ये बात है कि याद रखिए, सुई गैस बेसिकली रॉन्ग लफ्ज़ है। नेचुरल गैस, कुदरती गैस जिसको हम कहते हैं, ये एक एक्यूरेट लफ्ज़ है, ये ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। लेकिन हम क्योंकि एक माहौल बन जाता है, हम सुई गैस को सुई गैस ही कहना है, ठीक है। अब पेट्रोलियम क्या होता है? देखो, जो ज़मीन के नीचे से पेट्रोल निकलता है, वो ये जो तेल निकला है ज़मीन के नीचे से, वो ज़मीन के नीचे तेल होता है किस फॉर्म में है? क्रूड ऑयल तो होता है, लेकिन उसकी शक्ल कैसी होगी? जिस तरह ये काला नहीं होता, ये काला तेल, सही, जो बाइक के अंदर से निकालते हैं या फिर किसी भी कार वगैरह के अंदर से निकाल रहे होते हैं। और वो जो तेल है ना, उसको हम पेट्रोलियम के ज़मरे में थोड़ा बहुत ले सकते हैं। मैं पहले कह रहा हूँ थोड़ा बहुत, तकरीबन जो ज़मीन के नीचे से निकलता है ना, वो सेम टू सेम वैसा होता है। क्या होता है? ये ब्लैक कलर का होगा, ब्लैकिश लिक्विड होगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सही। वो आगे जाकर हमने डिस्कस करनी है। तो पहले नंबर पे यही लिखेंगे, पेट्रोलियम इज़ अ ब्लैकिश कलर। पेट्रोलियम इज़ अ ग्रीनिश ब्लैक, ये सब्जी माइल भूरा, ग्रीनिश ब्लैक कलर लिक्विड, ब्लैक कलर लिक्विड विच कॉन्सिस्ट ऑफ, जिसके अंदर चीज़ें पाई जाती हैं, विच कॉन्सिस्ट ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंस। इसमें गैस, लिक्विड, सॉलिड सब्सटेंस होती हैं, अलोंग विद, इसके साथ होती हैं अर्थली इम्प्योरिटीज़, ज़मीनी नाखालिस चीज़ें, अर्थली इम्प्योरिटीज़ ज़मीनी नाखालिस चीज़ें होती हैं। इसको हम नाम दे देते हैं पेट्रोलियम का, सही है। अब इसमें मैंने कहा जी गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये सारी की सारी चीज़ें होती है। इसका मतलब क्या है? आप कहिए पेट्रोल तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। देखो, जब पेट्रोल ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है तो वहाँ से हमारे पास लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बनती है, उसमें ग्रीस बनती है। ग्रीस याद रखिएगा सॉलिड के ज़मरे में आता है, जो ग्रीस बनी है वो भी वहीं से बनती है। ये जो सड़कों के ऊपर लुक डालते हैं, इसको एस्फॉल्ट कहते हैं, ये भी वहीं से बनती है, सही है। तो हमारे पास पेट्रोलियम की डेफिनेशन ये आ गई है। अब पेट्रोलियम के बाद इसकी फॉर्मेशन है। बच्चे, कोयले की फॉर्मेशन पड़ी है, सेम कोयले की फॉर्मेशन के लिहाज से हमारे पास पेट्रोलियम की फॉर्मेशन है कि आज से हज़ारों साल पहले जो जिंदा जानदार थे वो मर गए, मरने के बाद ज़मीन के नीचे दब गए, दबने के बाद हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से हमारे पास क्या बन गया? पेट्रोलियम बन गया। अच्छा, अब ये भी अंदाज़ा लगाए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल के ज़खायर है ना, पेट्रोल या पेट्रोलियम के जो ज़खायर है, क्रूड ऑयल के ज़खायर है, वो समंदर में है, वो ज़मीन पर नहीं है, खुशकी भी नहीं है। अब खुद सोचो, अगर मैं मरता हूँ, मैं किसी आफत की वजह से मैं ज़मीन के नीचे दब जाता हूँ, अब मेरा वज़न 80 किलोग्राम है, मेरे अंदर कितना ज़्यादा पेट्रोल कितना बन जाएगा? सपोज करता हूँ मेरे अंदर से 20 किलोग्राम पेट्रोल बन गया। अब दुनिया के जो बड़े बड़े जानदार हैं ना, वो समुंदर में पाए जाते हैं। अब समंदर तकरीबन दुनिया का 97% हिस्सा घिरे हुए हैं। अब जब वहाँ पर कुछ जानदार मरता होगा, ज़मीन के नीचे ऐसा ऐसा दबता रहता है, कदर ज़मीन के नीचे जाता है और उसके ऊपर ऐसा ऐसा मिट्टी आती रहती है, और वहाँ पे जो पेट्रोल बन चुका है। अभी कुछ अर्सा पहले ये खबर बड़ी फैली थी कि जी पाकिस्तान में समुंदर के अंदर पेट्रोल का बहुत बड़ा ज़खायर मिल गया है, हमने पूरी दुनिया के कर्जे उतार देने हैं, सही है।
तो वो कहते हैं जी समंदर के अंदर सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। अभी तक किसी जगह पे ये काम हो नहीं रहा, लेकिन अभी तक जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो कतर से आ रहा है, कतर, सऊदी अरब और इन इलाकों से आ रहा है, दुबई वगैरह से। तो लेकिन खैर जो साइंटिस्ट सोचते हैं वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल के ज़खायर मौजूद हैं वो समुंदर में हैं। और समुंदर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर नीचे गहराई में जाना, वहाँ पर सर्च करना, वहाँ पर ड्रिलिंग करना थोड़ा सा काम डिफ़िकल्ट होता है। तो पहले नंबर पर हम फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि पेट्रोलियम बनता किस तरह, कि थाउजेंड्स ऑफ, जो कोयले की फॉर्मेशन लिखी थी लास्ट टाइम, सेम फॉर्मेशन है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले, डेड एनिमल्स आर ब्यूरिड, जो मुर्दा जानदार हैं ये दफन हो जाते हैं, ब्यूरिड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के नीचे, अर्थ क्रस्ट, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, एंड प्रेशर, और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से, द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन अक्कर, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन अक्कर, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है अक्कर, एंड क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम आर फॉर्म, क्रूड ऑयल आर फॉर्म्ड, और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो है। दिस प्रोसेस इज़ वेरी स्लो, दिस प्रोसेस इज़ वेरी स्लो, ये तरीकाकार काफ़ी ज़्यादा स्लो है, एंड इट मे टेक, और ये ले सकता है टाइम, इट मे टेक 500 मिलियन ईयर्स, ये करोड़ों साल ले सकता है, मिलियंस ईयर्स। लो जी, ये हमारे पास फॉर्मेशन आ गई। अगर आप गौर करोगे ना, काफ़ी सारी फॉर्मेशन की कोयले के साथ मिलती है। कोयले में हमने क्या लिखा था, हमने वहाँ पे एनिमल नहीं लिखा था, वहाँ पे क्या लिखा था, प्लांट्स, प्लांट से कोयला बनता है और एनिमल से पेट्रोल वगैरह या पेट्रोलियम वगैरह बनता है। सही है, तो ये वाली चीज़ होगी। इसके बाद ना एक वर्ड में यहाँ पे लिखना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या वर्ड इस्तेमाल करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, आपने ना 10th क्लास में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ी होगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी वर्ड मौजूद है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। पहले लिख लो, मैं बाद में समझाता हूँ, डेफिनेशन पे लिख लो। सेपरेशन, ये असल में अलग-अलग करना है किसी चीज़ को, सेपरेशन ऑफ मुख्तलिफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलग-अलग करना है ऑन द बेसिस ऑफ, की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ आपको मैं दो चीज़ें मिक्स करके दे देता हूँ। ये एक मेरे पास बीकर है, इसमें मैंने पानी डाला और इसमें अल्कोहल डाल दी, शराब, इन दोनों मिक्स करके दे दिया। मैं कहूँ इन दोनों चीज़ों को अलग करना है, क्या आप अलग कर लोगे? पानी को और शराब को दोनों मिला के मैं आपको दे देता हूँ, मैं कहूँ इन दोनों को अलग करना है, क्या आप अलग कर लोगे? कर लेंगे। सही देख रहे हैं, कहते दोनों पानी की तरह के कैसे अलग करेंगे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है बच्चे, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इथाइल अल्कोहल होती है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप दोनों गर्म कर दो, जैसे ही गर्म करोगे तो क्या होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है आपने। अल्कोहल बॉयल हो जाएगी, वेपर बन जाएगी, ऊपर आ जाएगा वेपर को ऊपर से इकट्ठे कर लो, सही, नीचे क्या रह जाएगा, पानी। अब क्या किया जी, मुझे पता था कि एक चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और एक चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कम है, मैंने इसकी बुनियाद पर दोनों चीज़ों को अलग अलग कर लिया। बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा था वो नीचे रहेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो ऊपर चला गया। अब सेम काम हम करते हैं पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करना है, सही है। तो
द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ different components of petroleum are separated. इसका हम अलग कर रहे होते हैं by the process of fractional distillation. द प्रोडक्ट ऑब्टेन, जो प्रोडक्ट हमारे पास हासिल हो रहा था, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज, ये कौन कौन से हमारे पास प्रोडक्ट, इनके नाम सिर्फ याद रख लीजिएगा बस बच्चे। ये हमारे पास हासिल हो सकता है पेट्रोलियम गैस, इसके बाद सेकंड नंबर पे पेट्रोलियम ईथर, नाम याद रखने हैं, ये आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं बेसिकली, पेट्रोलियम ईथर। इसके बाद हमारे पास गैसोलीन, गैसोलीन तेल को कहते हैं कैरोसिन, मिट्टी के तेल को कहते हैं कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, मतलब ये सारी चीज़ें आपके पेट्रोलियम से निकल जाती हैं, डीजल ऑयल। इसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये जो मुबलाल वगैरह है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, मुबलाल वगैरह कह रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए तो एसफॉल्ट, ये चंद एक नाम याद रख लीजिएगा, सही है। तो ये था जी हमारे पास पेट्रोलियम, इतनी बातें लिख लो। ये हमारे पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हो। ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।